हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टी स्टेज ग्राफ देखेंगे। हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे। डायनामिक प्रोग्रामिंग का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग आज मल्टी स्टेज ग्राफ उसको देखेंगे। मल्टी स्टेज ग्राफ बेसिकली एक ग्राफ है जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस होंगी। एंड सेकेंड थिंग, ये ग्राफ जो है डायरेक्टेड होगा। ओके। एंड साथ ही साथ एजेस में वेट भी हम असाइंड रहेगा आपके एजेस में, ठीक है। और हमारा एम है कि हमको एक नोड से कोई जो भी डेस्टिनेशन नोड है वो आपके ऊपर है, आप किसको लोगे डेस्टिनेशन। तो आप एक स्टार्ट और एक डेस्टिनेशन नोड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको आप ऑब्टेन करोगे, ठीक है। नाउ एक सोर्स से डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन को सिंक भी बोलते हैं। सिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नोड पे सारे एजेस आके, मतलब इसका जो आपको अगर याद होगा इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है, इसका आउट डिग्री 0 है और इसका इन डिग्री जो भी कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा। सिमिलरली सोर्स जो रहेगा इसका इंडेक्स 0 होगा, यानी इसके ये यहाँ से सारी वर्टेस इमर्ज होगी, यानी इसका आउट डिग्री रहेगा लेकिन इसका इन डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सोर्स और सिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ग्राफ बेसिकली जैसे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे एक मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं बोलती हूँ ये मेरा सोर्स, या मैं इसको स्टार्ट बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है। एंड सिमिलरली ये डेस्टिनेशन, या इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, सिंक। तो सोर्स और सिंक में अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला जो नोड है, ठीक है, इसका देखो इन डिग्री, इस पर कोई दूसरा नोड से एडजस्ट नहीं आ रही, इसलिए इसका इन डिग्री कितना है आपका 0, और इसका आउट डिग्री कितना है 1, 2 और 3। लेकिन अगर आप ये सारे नोट्स का देखोगे तो इसका, जैसे इसका देखोगे, इसका इन डिग्री कितना है 1 है और इसका आउट डिग्री कितना है आपका 2। सिमिलरली इसका इन डिग्री 1 और आउट डिग्री 1, इसका भी सेम इन डिग्री 1, आउट डिग्री कितना है 1। सेम इनके लिए भी निकालेंगे। और ये जो सिंक है इसका देखो, इसका इन डिग्री कितना है 2 और इसका आउट डिग्री कितना है आपका 0। तो इस तरीके से हमको ग्राफ को मतलब रिप्रेजेंट करना है। और ऐसे ही ग्राफ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम डेस्टिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कैसी रहेगी मेरी मिनिमम, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल में काम करता है। दैट मीन्स एक सोर्स से सिंक तक जाने के लिए देयर विल बी मल्टीपल वेज, लेकिन उसमें से जो सबसे कम या कॉस्ट वाली वेट रहेगी वही मेरा सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो क्या है, मिनिमाइजेशन है, यानी मुझे मिनिमम कॉस्ट ऑब्टेन करनी है फ्रॉम सोर्स टू दी डेस्टिनेशन, या सोर्स से लेके कहाँ तक मेरा सिंक का, ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इस तरीके का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारे पास साथ ही साथ क्या होंगी, स्टेजेस होंगी, ठीक है। बोलता है किसी भी मल्टी स्टेज ग्राफ में आपके पास मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा स्टेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं के वैल्यू या समटाइम एल वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ मेरे पास 4 स्टेज है। दिस इज स्टेज 1, ठीक है, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3 एंड दिस इज स्टेज 4। तो इस इतने मतलब के यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अपना ये डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है मैं अप्लाई कर सकती हूँ ताकि मैं मिनिमम कॉस्ट ऑब्टेन कर सकूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ग्राफ होंगी, ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ एजेस। नेक्स्ट, ग्राफ कैसा होगा आपका, डायरेक्टेड होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सोर्स आइडेंटिफाई करना है और एक क्या आइडेंटिफाई करना है, सिंक। सोर्स ऐसा रहेगा जिसका इंडेक्स 0 रहेगा और सिंक ऐसा रहेगा जिसका आउटडेक्स 0 रहेगा, ओके। एंड इसके अलावा बाकी जो वर्टिसेस है उनको हमें स्टेजेस में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। और हमारे जो स्टेजेस हैं वो कैसे होने चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा स्टेजेस होने चाहिए, ठीक है। तभी हम डायनामिक अप्रोच अप्लाई करके मिनिमम डिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो मल्टी स्टेज ग्राफ GVE इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर पार्टीशन इन के स्टेजेस। के स्टेजेस में आप वर्टिसेस को क्या कर दियो, पार्टीशन कर दियो, ठीक है। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है शॉर्टेस्ट पाथ पता करना फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स बताया, सोर्स का क्या होगा आपका इन डिग्री 0 होगा और सिंक का क्या होगा, आउट डिग्री क्या होगा आपका 0 होगा। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है द
कॉस्ट ऑफ ईच पाथ इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दी वेट। तो ग्राफ मैंने बताया वेटेड होना चाहिए, तो इस वेट की मदद से हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज़ द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजेस ऑन द पाथ। ओके, तो सोर्स से लेके सिंक्स तक जो भी टोटल मेरा पाथ रहेगा वो सम ऑफ दिस मतलब स्टेजेस में जो मुझे पाथ मिलती जाएंगी उनका सम रहेगा। ठीक है, आगे और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि ये मल्टी स्टेज ग्राफ जो है क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो करता है, कैसे मैं अभी बताई। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलता है किसी भी बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करो, ब्रेक करो। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, मेरा जो ग्राफ था तो उस ग्राफ को मैंने स्टेजेस में क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, अब हर स्टेज के लिए मैं क्या करती हूँ, फिर डिसीज़न लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं बोलता है कि जब भी मैं किसी स्टेज, जैसे ये मेरा स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 से लेके यहाँ पे 3 और रास्ते हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला है उसको लेके मैं आगे बढ़ूँगी। फिर इस स्टेज में आऊँगी, फिर इनमें कौन सा मिनिमम है उसको लेके आगे बढ़। तो हर स्टेज में मैं क्या कर रही हूँ, मिनिमम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके फिर उस रास्ते में क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम को ब्रेक किया स्टेजेस में, और हर स्टेज में मैं डिसीजन ले रही हूँ। डिसीजन क्या ले रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमम कॉस्ट के लिए मैं डिसीजन ले रही हूँ। ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ये बोलता है कि आप जब हर स्टेज में डिसीजन लेते हो, जैसे यहाँ पे देखो मैं 4 बार डिसीजन लूँगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हर स्टेज में आई विल बी टेकिंग डिसीजन, अगेन मल्टीपल डिसीजंस, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले स्टेज में सिर्फ एक ही बार डिसीजन लेना है इसके लिए, नेक्स्ट स्टेज में इन तीनों के लिए, फिर थर्ड स्टेज में इन दोनों के लिए, और लास्ट स्टेज में इसके लिए। ठीक है, तो मल्टीपल जब डिसीजन मैं लेती हूँ तो मैं हर बार ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हूँ कि जो सबसे कम कॉस्ट वाली है वो उसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेरा टोटल सोल्यूशन जो आखिरी में मिलेगा वो भी कैसा रहेगा, ऑप्टिमल। क्यों, क्योंकि मैंने हर स्टेज में ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजन लिया है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पार्ट्स को क्या बोला है, स्टेजेस, और एवरी स्टेप में मैं क्या ले रही हूँ, डिसीजन। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि अगर मैं ये छोटे छोटे डिसीजन ऑप्टिमल अप्रोच यूज़ करके लूँगी तो फाइनल जो मेरा सोल्यूशन मिलेगा वो भी कैसा रहेगा, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि वी आर मेकिंग डिसीजंस D1 D2 D1 एट ईच स्टेज इफ़ द सीक्वेंस इज़ ऑप्टिमल। तो ये जो डिसीजन का सीक्वेंस है अगर ये ऑप्टिमल है देन टोटल जो डिसीजन है वो भी क्या रहेगा, आपका ऑप्टिमल रहेगा। ठीक है, 1 से n मेरे नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो हर स्टेज में मैंने ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल फॉलो किया तो फाइनल सोल्यूशन भी मुझे कैसे मिलेगा, ऑप्टिमल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो इक्वेशन आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम कॉस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बोलता है ये जो रिकरेंस रिलेशन होता है ये 2 तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम जो अभी मेथड यूज़ करेंगे इसमें हम सोल्यूशन को क्या है, बैकवर्ड वे में फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आगे जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स हम हमेशा सोल्यूशन को सिंक की मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे मैं जब एग्जांपल सॉल्व करूँगी तब आपको, तो बेसिकली मैं जो अप्रोच यूज़ कर रही हूँ वो क्या यूज़ कर रही हूँ, बैकवर्ड अप्रोच यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बैकवर्ड अप्रोच। तो अभी जब हम तो लेकिन आप इसको फॉरवर्ड अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिकरेंस रिलेशन आप बनाते हो ना, ये रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन जो रहता है ये हमको मदद करता है कि आप बैकवर्ड सॉल्व करो या फॉरवर्ड सॉल्व करो। ठीक है, हम जो बना रहे हैं इक्वेशन, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अपना सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेगा, बैकवर्ड वे में फाइंड आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, बोलता है कि यही चीज़ को इसने यहाँ पे बोला है कि बोलता है कि अगर ये आपका रिकरेंस रिलेशन जो है वो फॉर्मुलेटेड यूजिंग फॉरवर्ड अप्रोच। ठीक है, तो अगर आपने फॉरवर्ड अप्रोच यूज़ करके रिकरेंस रिलेशन या इक्वेशन को बनाया है देन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बैकवर्ड में। ठीक है, यानी कि आप लास्ट वाले वर्टेक्स यानी सिंक से स्टार्ट करोगे और फर्स्ट आपके जो सोर्स तक जाओगे। ठीक है, एंड सिमिलर वे अगर आपने रिकरेंस जो है बैकवर्ड के लिए बनाया है तो आप उसको स्टार्ट नोड से सॉल्व करोगे। ठीक है, वाइस वर्सा दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इक्वेशन, देख लेते हैं। यही इक्वेशन को यूज़ करके हम पूरा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिकरेंस इक्वेशन है। बेसिकली इक्वेशन तो बस इतना ही है। ठीक है, बोलता है कॉस्ट आई जे
यहाँ पे आई जो है ना ये स्टेज नंबर है। मैंने अभी पीछे ग्राफ में दिखा है 4 स्टेज है, तो हर स्टेज में आपका ये जो आई है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो अभी हम जो प्रॉब्लम है मैंने अभी बताया हम कैसे बैकवर्ड में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आई को कितना लेंगे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद लास्ट में किसको लेंगे 1 को लेंगे। तो ये जो आई है ये क्या बताता है, मेरा स्टेज नंबर बताता है। नेक्स्ट ये जो जे है ये वर्टेक्स, जैसे कि अगर मैं ये स्टेज देखूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ए लिखती हूँ, ये बी सी डी, ये ई एफ और इसको जी लिखती हूँ, तो स्टेज 4 में मेरे पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, वो क्या है मेरा जी। अगर मैं स्टेज 3 देखूँ तो इसमें 2 वर्टेक्स है ई और एफ। स्टेज 2 में 3 बी सी और डी वर्टेक्स है, और स्टेज 1 में कितना वर्टेक्स है मेरा एक। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जे है, ये जो जे है ये क्या डिनोट करता है, वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स। ठीक है, तो किस स्टेज में, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेज 4, तो स्टेज 4 अगर मैं लिखती हूँ तो वर्टेक्स यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा जी, क्योंकि जी अकेला वर्टेक्स है। लेकिन अगर मैं स्टेज 3 लिखूँगी तो उसमें आपका वर्टेक्स जो है आपका ई भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका एफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेज है और ये वर्टेक्स नंबर। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट जे और एल। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट जे और एल, यानी देखो अब यहाँ पे तुम इसको दिखाती हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको देख लो, बी को देख लो। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट जे टू एल, तो अगर हम इस बी को लेते हैं, ठीक है, तो ये जो बी है ये कौन से स्टेज में है आपका, स्टेज नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट और उसके बाद 2 और उसके बाद यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या है मेरा बी। तो ये है मेरा स्टेज नंबर और ये क्या है मेरा वर्टेक्स। यहाँ पे बी भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो कॉस्ट, ये स्टेज नंबर और ये मेरा क्या है यहाँ पे वर्टेक्स। ठीक है, अब ये बोलता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम निकालना है। अब कहाँ से कहाँ तक, देखो बी से आपके पास दो, आइदर आप बी से ई जा रहे हो या फिर बी से कहाँ जा रहे हो एफ। तो आपको दोनों को कंसिडर करना है कि आप बी से ई जाओगे तो आपको चीप पड़ रहा है या बी से एफ जाओगे तो आपको चीप पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो मिनिमम कॉस्ट वाली है उसको कंसिडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जे टू एल, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट वाली नोड होगी, मैंने अभी जैसे बताया 2 ई है, ठीक है, और एफ है, तो आपका बी से ई में जाओगे या बी से एफ में जाओगे। ठीक है, प्लस तो दोनों को लिखना है, कॉस्ट ऑफ बी से ई और यहाँ पे एक और रहेगा कॉस्ट फ्रॉम बी टू एल। ठीक है, कॉमा दे के आपको लिखना है, प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1 और एल। ठीक है, तो अब देखो अगर आप यहाँ पे बी से ई जा रहे हो तो ये कॉस्ट को तो कंसिडर करोगे, सिमिलर बी से एफ जा रहे हो तो इसको कंसिडर करोगे। इसके अलावा ई से आगे जाने के लिए कौन सा चीपर कॉस्ट है जो आप पहले निकाल चुके हो उसको भी आपको कंसिडर करना है, और एफ से आगे जाने के लिए जो कॉस्ट आपने पहले कैलकुलेट करके रखा है उसको हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलेगी। उन वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को आप कॉस्ट क्या बोलोगे, आप आई जे बोलोगे। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो जे टू एल है, जे टू एल यानी जे जो है मेरा वर्टेक्स है जिसको मैं चेक कर रही हूँ उससे नेक्स्ट जो वर्टेक्स होगा, तो बेसिकली ये सेट ऑफ एजेस होते हैं। जे से जो भी आउटगोइंग एजेस होते हैं, आउटगोइंग, ठीक है, वो सारे सेट ऑफ एजेस इस जे टू एल डिफाइन करता है। नेक्स्ट ये जो एल है, एल जो है हमारा स्टेज नंबर भी बताता है, नेक्स्ट जो भी स्टेज होगी उसको भी डिनोट करता है एल। ठीक है, अब इसके अलावा देखो ये जो टेबल है, मैंने अब भी बताया कि हम बैकवर्ड वे में, ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देखो मेरे पास कितने वर्टेक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो मैं यहाँ पे सारे वर्टेक्स एक टेबल बनाऊंगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग है, लास्ट क्लास में भी बताई थी। इसमें क्या होता है, एक टेबल को हम मेंटेन करते हैं, यही टेबल को मेंटेन करते हैं जो हमको आगे बताता है कि अगर ओवरलैपिंग सॉल्यूशंस होती हैं तो हम हर बार उसको कैलकुलेट ना करके टेबल में से वो डेटा को उठा के वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो सेम यहाँ पे ए से लेके जी तक मैं वर्टेक्स नंबर लिखूँगी, फिर जो भी वर्टेक्स है जो नेक्स्ट वर्टेक्स में जा रहे हो उसकी कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे, एंड लास्ट ये जो है डेस्टिनेशन बताएगा। जैसे मैं अगर जैसे ए से मैं किस में जा रही हूँ, देखो यहाँ से ए से मैं बी पे जा सकती हूँ, सी पे जा सकती हूँ या डी पे, तो तीनों में से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी उसको लेके मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो वो उसमें से जो ए से मैं क्या बी में जा रही हूँ, अगर मैं बी में जा रही हूँ तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या लिखूँगी, बी, और ए से बी में जाने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है वो यहाँ पे लिखूँगी, और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा आपका वर्टेक्स नंबर। और इसी टेबल की मदद से ये वाला ये टर्म कॉस्ट आई प्लस 1 कॉमा एल, इसको हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी वो इसका न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो अभी आप ये इसको जो भी है अपना नोट्स इसको कॉपी में लिख लीजिए। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को लिखेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे मल्टी स्टेज ग्राफ का, और इसके बाद हम लोग अभी उसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है।